Good morning, class 8. This is the last video of this chapter 5. और थोड़ा सा बचा हुआ है बस, ये लास्ट वाला जो पोर्शन आउटराइट वॉर्स वाला, वो थोड़ा सा शॉर्ट पे हम लोग ले लेंगे। उसके बाद का जो चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको जल्दी से फिनिश कर लें क्योंकि बच्चों का आज आया है, मुझे क्वेश्चन आंसर रिसीव हुआ है। तो आप टाइम पे कर लेंगे तो फिर हम लोग वीडियोस भी उसी हिसाब से बनाते रहेंगे। तो इस वीक में हम लोग टारगेट करेंगे कि वो नेक्स्ट चैप्टर का भी कम से कम फिनिश हो जाए। तो आप लोग अपना वर्क टाइमली सबमिट करें सर को, और आप स्कूल में भी कॉपीज़ जमा करवा सकते हैं। मैथ का भी आपका वर्क सबमिट नहीं होता है, साइंस का भी नहीं होता है, कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं वर्क, इट विल बी योर लॉस। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो, ये जो लास्ट पोर्शन आपका है आउटराइट वॉर्स। तो हम लोगों ने इससे पहले बहुत डिटेल में, आप वो सारे वीडियोस को देखिए अगर आप भूल रहे हैं तो यू मस्ट वॉच ऑल दोज वीडियोस ऑफ चैप्टर 5। उसमें हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ बताया, हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, किस तरह की कंपनी है, कैसे यहाँ आई, उसका पूरा टाइमलाइन हमने बताया। फिर व्हाट वर दोज डिफरेंट पॉलिसीज़ जो उन्होंने अप्लाई किया, जो उन्होंने लगाया, और उसके बाद दे वर एबल टू कैप्चर इंडिया। क्या एक ही पॉलिसी थी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉलिसी थी? हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक देम फॉर दैट कंपनी टू कैप्चर इंडिया? कैसे वो यहाँ पे ट्रेड करने आए, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा और अल्टीमेटली दे बिकेम द रूलर्स। उसमें एक पॉलिसी थी इनकी वॉर्स, आउटराइट वॉर्स। 3 इंपॉर्टेंट लड़ाई इन्होंने लड़ी है, और उसमें एक लड़ाई आपको है जो अ सीरीज़ ऑफ वॉर्स, जिसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स। नंबर 2 आप बोलते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स, और नंबर 3 आप है इसका एंग्लो सिख वॉर्स। ये 3 सीरीज़ ऑफ वॉर्स इन्होंने लड़ा है, और उसमें इन्होंने जो डिप्लोमेसी से नहीं मान रहे थे, बातचीत से नहीं मान रहे थे, डिफरेंट पॉलिसीज़ से जो इन्होंने अलग अलग इनके जो गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई, उसको नहीं मानने लगे, उनके लिए इन्होंने डायरेक्ट लड़ाई शुरू की। ठीक, तो एंग्लो मैसूर से अंग्रेज़ों की लड़ाई थी, मैसूर स्टेट से, और दे वर लेड बाय हैदर अली एंड बाद में हिज सन टीपू सुल्तान। तो आप लोग क्लास 6 में इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा है एंग्लो मराठा वॉर, तो इसमें पेशवा थे, पेशवा राज था। तो मराठा बाद में एक्चुअली पेशवा जो तो ब्राह्मण पेशवा थे वही कमांड में आ गए थे, तो पेशवा से इनकी लड़ाई थी, और वो लड़ाई हुई बाद में। आपको जैसा कि मालूम है कि सब्सिडरी अलायंस मराठाओं ने साइन कर लिया था, तो फिर वो उनके कंट्रोल में आ गए। तो ये लड़ाई जो थी अल्टीमेटली पहले पेशवा में इंटरफेरेंस हुई कि हमारा पेशवा बन जाए, और वो एंड हुई इस बात पे कि आप सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट नहीं किया गया तो लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में मराठा हार गए, और सब्सिडरी अलायंस का जो पॉलिसी था वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ा, फिर धीरे धीरे कब्ज़ा हो गया। एंग्लो सिख वॉर्स जो है उसमें महाराजा रंजीत सिंह का आप लोगों ने नाम सुना है, महाराजा रंजीत सिंह, ये बहुत बड़े सिख रूलर हुए हैं, मिसल एंड ऑल दैट वी हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर्स, तो हमने पढ़ा है इनके बारे में। तो महाराजा रंजीत सिंह से इन्होंने इसको उससे लड़े नहीं, उनको एज ए अलाइज यूज़ किया, एंग्लो अफ़गान वॉर में भी यूज़ किया, और इनके मरने के बाद इन्होंने सिखों के मामले में इंटरफेरेंस शुरू किया। 2 वॉर्स लड़ी गई, 2 लड़ाइयाँ हुई, और उसके बाद इन्होंने ये पूरा पंजाब पे भी कब्ज़ा कर लिया जो सिखों का कंट्रोल था। तो यहाँ पे मैसूर वॉर के बारे में, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हम लोग क्लास 6 में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हैदर, उसमें टीपू सुल्तान की जो स्टोरी है उसमें बताया गया है कि एक्चुअली लास्ट जो लड़ाई है वो इसी पे लिए है कि सब्सिडरी अलायंस इसको कहा गया था टीपू सुल्तान को कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब एक पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कीजिए और हमारे साथ आ जाइए। तो टीपू सुल्तान ने उसको मानने से इनकार कर दिया था, और लड़ाई हुई, और उसमें जो इंडिया में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्शनलिज्म था, इंटरनल रीजन्स में पढ़ा है कि एक स्टेट्स दूसरे स्टेट्स से नफरत करते थे। अब मैसूर था, अब मैसूर में इस साइड से आपको मराठा है, हैदराबाद है, कार्नेटिक रीजन्स है, तो ये सब लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। ये चाहता था कि ये एरिया उधर निकल जाए, हैदराबाद इधर चाहता था मराठा के कुछ एरिया हम कब्ज़ा कर लें। कार्नेटिक्स के नीचे स्टेट जो थे वो ब्रिटेन के पपेट्स थे, ब्रिटिश जैसे कहते थे वैसे ही करते थे। तो ये सब मौके का तलाश में थे कि कभी भी
किसी भी तरह मैसूर पे कब्ज़ा कर लिया जाए। प्लस आपको ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश को थोड़ा ख़तरा हो गया था जब जो आपका टीपू सुल्तान जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड आर्मी उस टाइम में थे, मिसाइल एंड ऑल दैट, उसको इन्वेंटर भी कहा जाता है। तो जब इन्होंने नेपोलियन से, फ्रांस से दोस्ती शुरू की, तो फ्रांस से आपको मालूम है बहुत जगह लड़ाई शुरू हो रही थी, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई थी। तो जब फ्रांस का हेल्प लेना शुरू कर दिया और नेपोलियन से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, और ही वॉज होपिंग कि इजिप्ट के बाद नेपोलियन इधर आ जाएगा, तो ब्रिटेन के कान खड़े हो गए और उन्होंने आपसे सबसे एबल जनरल जो था लॉर्ड वेलेस्ली, उसको भेजा कि जाके तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि किसी भी तरह से मैसूर को अपने अंदर में मिला लो, मैसूर को हरा दो। तो इन्होंने पूरा कई वॉर्स हुए हैं, 4 वॉर्स हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स, और 2 ट्रीटी है उसमें, 4 वॉर्स एंड 2 ट्रीटीज़। ये 2 लड़ाई है, और इस 2 लड़ाई में जो सेकंड लड़ाई है, सेकंड वॉर जो एंग्लो मैसूर वॉर है, वो आखिरी लड़ाई है जिसमें किसी इंडियन रूलर ने ब्रिटेन को परेशान कर दिया हो। उसके बाद कहीं पे भी कोई फाइट बैक नहीं दे पाए इंडियन रूलर्स, तो दैट वाज द लास्ट फाइट। और मैसूर ही अकेला था पूरे इस किंगडम में जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया और बहुत दिनों तक रोक कर रखा ब्रिटेन को, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उससे। तो इसीलिए टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर और कहा जाता है। और भी इसके बहुत बहादुरी के किस्से खुद अंग्रेज़ों के यहाँ हैं, ब्रिटेन के यहाँ। ब्रिटेन ने इसको बाद में, ब्रिटेन हिस्टोरियन ने इनके बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी, इनको मैड, बारबेरियन एंड ऑल द, पागल लिखा इनको, और इनको जालिम लिखा। वो एक्चुअली में जो उनके ख़िलाफ़ जाते थे उनको ऐसे ही पोर्ट्रे करते थे। तो अभी भी जो पॉलिटिक्स है, तो कुछ ब्रिटिश राइटर ने उनके ख़िलाफ़ बातें लिखी, क्योंकि ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा ख़तरा उसी से हो गया था। इतना ख़तरा हुआ था कि अपने सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी को भेजा गया था ब्रिटेन से टीपू सुल्तान को ख़त्म करने के लिए, और टीपू सुल्तान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था दूसरे राजाओं की तरह और अपनी सल्तनत को बचा, अपने महल को बचा लेता, अपनी ज़मींदारी बचा लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया एंड ही डाइड ऑन द बैटलफील्ड में लड़े। तो ये 3 वॉर्स हैं, 3 ग्रुप ऑफ वॉर्स इंपॉर्टेंट हैं, और भी लड़ाइयाँ मिलेंगी, 3 हैं, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख। एंग्लो सिख में 2 लड़ाई है महाराजा रंजीत सिंह के बाद, शॉर्ट में आपको दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। एंग्लो मराठा का कुछ रीजन्स दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ। एंग्लो मैसूर का भी कुछ रीजन्स मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ लड़ाई और ट्रीटी का, वो शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहला हम लोग ले लेते हैं एंग्लो मैसूर। तो एंग्लो मैसूर अभी कहाँ पे है? कर्नाटका में है, कर्नाटका स्टेट में है मैसूर। उस टाइम में मैसूर स्टेट था पूरा, और हैदर अली एक वहाँ के सुल्तान बने थे, और बाद में उनका बेटा टीपू सुल्तान वहाँ का सुल्तान और बाद में बादशाह बना। तो टीपू सुल्तान एक बहुत, हैदर अली खुद बहुत बहादुर, बहुत ब्रेव सोल्जर था, और इसने अंग्रेज़ों को अच्छे से किसी ने हराया था। तो एंग्लो मैसूर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल जो है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है, इसीलिए हैदर अली का नाम बहुत मशहूर था। फर्स्ट एंग्लो 1768-9 के आसपास हुई थी, आप डेट देख लेना। उसमें हैदर अली ने ब्रिटेन को हरा दिया था, ब्रिटेन की फ़ौज को हरा दिया था। ये फर्स्ट है, तब से ही हैदर अली और मैसूर जो है इनके नक्शे पे आने लगा था। और बाद में अभी जो हिस्टोरियंस का आया है कि अमेरिका में जब लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन के अगेंस्ट में, तो दे वर ऑल्सो दे ऑल्सो टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम हैदर अली एंड मैसूर से उन्होंने लिया। अभी जो पेपर्स आ रहे हैं कि वहाँ पे भी ये बात पहुँच चुकी थी कि इंडिया में एक रूलर है एक स्टेट का जो ब्रिटेन को बहुत अच्छी फ़ाइट दे रहा है, तो दे माइट बी आर एलाइज। तो बाद में फ्रेंच इनके एलाइज हुए, दोस्त हुए, और फिर वहाँ रिवॉल्यूशन आ गया, जिसके वजह से जितना हेल्प करना था फ्रांस को, टीपू सुल्तान को, वो हेल्प नहीं हो पाया, जिसके वजह से इंडिया की हिस्ट्री कुछ और हो गई। अगर वो हेल्प शायद हो जाता तो इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती, इट माइट हैव बीन डिफरेंट। तो पहला वॉर जो हुआ है एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें हैदर अली ने ब्रिटेन को हरा दिया था। ब्रिटेन के अच्छी मतलब 1-2 जगह पे बहुत ज़बरदस्त डिफ़ीट हुई थी, छोटी मोटी डिफ़ीट नहीं थी। और ये समझिए इस एरिया में पहली डिफ़ीट थी उसकी, वो हारता कहाँ था, बहुत कम हारता था। तो हैदर अली ने उसको हरवा दिया था, टीपू सुल्तान के बाप ने। ये फर्स्ट है। उसके बाद जब हराने 2-3 जगह पे हरा दिया, तो फिर ब्रिटेन को लगा कि अब इससे अभी लड़ेंगे तो अब तो ये और ताकतवर हो जाएगा,
तो उसको किसी तरह से एक ट्रीटी के लिए, एक फर्स्ट ट्रीटी है, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैड्रास, इसके लिए 1769 में इसके लिए इसको राज़ी किया। तो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है। इसमें हैदर अली लीड कर रहे हैं, ब्रिटेन को कई जगह हरा दिया है। उसके बाद ये लोग टेबल पर बैठे 1769 में, और एक कंडीशन फुलफिल हुआ। हैदर अली को बोला गया ठीक है आपसे हम नहीं जीत पाए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया, कंपनी ने और ब्रिटेन ने, कि जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, अगर रीजनल पावर से आपका झगड़ा हो जाता है, ये काम करते थे तो वी विल हेल्प यू। तो ये प्रॉमिस हुआ। ये फर्स्ट बैटल की कहानी है। अब उसमें और भी डिटेल है, वो आप अभी उतना पढ़ना नहीं है आपको। तो हैदर अली लीड में है, मैसूर के, ब्रिटेन को हराया है, समझौता हुआ है, और समझौते में ब्रिटेन ने ये एग्री किया है, माना है। इसका मतलब उसका अपर हैंड जो है आपका मैसूर का था। तो ये बात मनवाने में कामयाब हुआ, अपनी टेरिटरी सेव किया, और ये मनवाने में कामयाब हुआ कि आप जब भी हमको कोई, हम आप पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम पे हमला होगा आपको हेल्प करना होगा, तो हम भी आपको ट्रेड करने देंगे और सब चीज़। स्पाइस ट्रेड का मेन झगड़ा था यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। तो सारा झगड़ा तो उसी का है ना, प्रॉफिट का। तो सारा झगड़ा जो है वो है बिजनेस पे, स्पाइस मसाले के ट्रेड पे कब्जे का है। और ये सोच रहे थे कि अगर हम ब्रिटेन इसको नहीं हराएंगे मैसूर को, तो इस ट्रेड पे पूरा कब्जा हमारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रांस से इसकी दोस्ती है। तो उस वक्त तो ब्रिटेन मान गया, लेकिन ये पॉलिसी चलने लगा, चाल चलने लगा। दूसरी लड़ाई फिर हुई, दूसरी लड़ाई हुई। तो इसमें जो लड़ाई हुई है, ये एक्चुअली इनकी लड़ाई हो गई थी मराठा से। इनकी मराठा ने मैसूर पे हमला कर दिया था सेकेंड बैटल में। तो अब क्या था, ब्रिटेन ने प्रॉमिस जो किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ने, कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप पे कोई हमला होगा तो आपको मदद करेंगे। तो वो उसने भी मदद क्या करेगा, और उसने हमला ही कर दिया। उसने सोचा मराठा अटैक कर रहा है, चलो इसी बहाने हम भी हाथ साफ कर लेते हैं। तो प्रॉमिस से ब्रिटेन मुकर गया। ब्रिटेन का ये बहुत पुराना पॉलिसी रहा है यूरोपियंस का, कि ये वादा जो करते हैं ना, ये उसको कभी पूरा नहीं करते। अभी भले वो सिविलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स और क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत धोखेबाज गद्दार टाइप के लोग रहे हैं, और स्पाइस वगैरह छोड़ते रहे हैं, मतलब जासूस वगैरह, महल में घुस जाना और धोखे के लिए तैयार कर लेना, ख़रीद लेना, ये सब काम इनको बहुत अच्छे से आता था, खूब अच्छे से करते थे, क्योंकि पैसा बहुत था इनके पास। तो दूसरा जो बैटल है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है, वो स्टार्ट हुआ है आपका एक ही साल के बाद स्टार्ट हो गया, 1770 में, जब मराठा ने अटैक कर दिया मैसूर पे। तो टीपू सुल्तान वॉज हैदर अली वॉज एक्सपेक्टिंग के ब्रिटेन विल कम टू देयर हेल्प, लेकिन हुआ नहीं। और इसी बीच में ये लड़ाई चलती रही, बहुत दिन चली। 1782 में ये हुआ है कि हैदर अली डाइड, बीच में ही हैदर अली का इंतकाल हो गया, लड़ाई के बीच में ही। और मैसूर वॉज मतलब आगे था, आपका विनिंग पोजीशन में था, अच्छे पोजीशन में था लड़ाई के। तो हैदर अली मरा, इंतकाल हुआ हैदर अली का, व्हेन ही एक्सपायर्ड। तो ब्रिटेन ने बहुत चैन की सांस ली, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके रूलर्स ने, गवर्नर जनरल्स ने, कि चलो एक बहुत बड़ा दुश्मन नेचुरल डेथ अपने आप मर गया है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसका बेटा उससे ज़्यादा डेंजर है, उससे ज़्यादा बहादुर है। अब एक्चुअली आप पढ़िएगा टीपू सुल्तान की लाइफ क्लास 6 में, तो उसमें देखिएगा, उसमें बताया गया कि हैदर अली को पता था कि वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज़ फ्रॉम ऑल साइड्स। तो टीपू सुल्तान की बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी उन्होंने। टीपू सुल्तान बहुत अच्छा सोल्जर बना था, बहुत अच्छा राइटर था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, हर तरह की ट्रेनिंग दिलवाई थी, और बहुत ब्रेव बनाया था उसको शुरू से। उसको मालूम था कि अगर ये ब्रेव नहीं होगा तो ये अपने जो किंगडम है उसको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से गिद्ध बैठे हुए हैं। तो मराठा है, इधर हैदर निज़ाम है, और इधर अंग्रेज़ है, कार्नेटिक्स हैं, तो ये सब मिलकर इसको लूट लेंगे। तो उसने बनाया था बहुत स्ट्रॉन्ग। तो टीपू सुल्तान से लगा इनको कि टीपू सुल्तान वैसा नहीं होगा, बाप के जैसा नहीं होगा, लेकिन ये फादर से भी ज़्यादा बहादुर निकला, और बहुत बुरे कंडीशन में, फ्रेंच का हेल्प नहीं आ पाया, प्रॉमिस्ड हेल्प। फादर का इंतकाल हो गया था बीच लड़ाई में। तो अब लोग सोच रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा मामला, लेकिन टीपू सुल्तान ने फाइट बैक किया, इस कंडीशन में भी ये फॉट बैक। और समझिए कि अभी भी ये लास्ट लड़ाई है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके बाद से टीपू सुल्तान का फॉल है, जिसमें मैसूर का अपर हैंड है, जिसमें ब्रिटेन पीछे चला गया। ब्रिटेन लोअर हैंड में, ब्रिटेन को किसी इंडियन रूलर ने दबा दिया था। तो ये जब झगड़ा बहुत बड़ा, तब लगा कि ब्रिटेन को लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, उनके सोल्जर्स को लगा कि इसको हराना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मॉडर्न वेपन से फाइट कर रहा है और बहुत बहादुरी से फाइट कर रहा है, खुद बैटल में जाता है, बैटल ग्राउंड में।
तो इन्होंने उसको तैयार किया, एक ट्रीटी साइन हुई और इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसमें कुछ साइन हुआ, कुछ प्रॉमिस हुआ इन दोनों में, तो ये समझौता हो गया। तो दो ट्रीटी है, एक है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये सॉरी इससे पहले वाले ट्रीटी जो साइन हुई है ट्रीटी ऑफ मद्रास, और दूसरा है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसमें यहाँ तक अपर हैंड है, यहाँ तक टीपू सुल्तान पीछे नहीं हटा है और यहाँ बहादुरी का सिक्का मनवाया है। अब ये डर यहाँ तक जब हुआ तो ये डर पहुँच गया ब्रिटेन, और इसका चर्चा अमेरिका में होने लगा कि एक स्टेट है इंडिया में छोटा सा, उसने इतने बड़े एम्पायर को चैलेंज किया हुआ है अकेले। उससे इंस्पिरेशन मिलने लगा और टीपू फेमस होने लगे। तब ब्रिटेन को लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो फिर इन्होंने बहुत सारा चाल चलना शुरू किया, हर तरह का धोखेबाजी, ये वो, लोगों को मिला के, दूसरे लोगों को मिलाकर, इनके महल में लोगों को स्पाइस को घुसाकर किसी तरह से तैयार किया जाए लोगों को बिकने के लिए, जो इसका सपोर्ट छोड़ दें लास्ट। तो वैसे लोग तैयार हुए। तो बाद का जो 2 बैटल है उसमें टीपू सुल्तान, 3rd बैटल में बहुत नुकसान हुआ टीपू सुल्तान को, और 4th में तो वो जंग भी ख़त्म हो गया 1799 में। तो 3rd बैटल देखते हैं आपको। 2 बैटल आपका ये हो गया। 3rd जो बैटल है, 3rd बैटल जो लड़ाई हुई, अब 2nd बैटल के बाद ट्रीटी साइन हो गई, ब्रिटेन टीपू सुल्तान ने रूल करना शुरू किया, कंसोलिडेट, ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो 3rd एंग्लो मैसूर वॉर जो है, ये लड़ाई शुरू हुई एक्चुअली यहाँ पे, फिर ट्रेड का मामला आ गया था। वहाँ पे होता था स्पाइस ट्रेड, कोस्टल लाइन आप नीचे देखेंगे, यहाँ मालाबार कोस्ट है, इधर का एरिया था मैसूर ज़्यादा। तो अब यहाँ जो ट्रेड होता था अरेबियन सी से, स्पाइस ट्रेड होता था। अब अंग्रेज़ जो है ये तो धोखेबाज थे ब्रिटिश, तो ये जो समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे और यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे थे गलत तरीके से स्पाइस ट्रेड में, क्योंकि उनका मकसद जो था, उनका रूल करना तो मकसद था नहीं, उनका मकसद था मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग। उनको लग रहा था कि यहाँ प्रॉफिट जितना होना चाहिए स्पाइस ट्रेड से उतना नहीं हो रहा है। इसी में टीपू सुल्तान और ब्रिटेन में फिर थोड़ा झगड़ा शुरू हो गया, और टीपू सुल्तान ने इस बार जो लड़ाई की तैयारी की वो स्पाइस ट्रेड पे कंट्रोल के लिए तैयारी की, टू कंट्रोल द स्पाइस। ये रीज़न है 3rd एंग्लो का। पहला आप समझ गए हैं कहाँ से चल रहा है। 2nd में क्या हुआ, मराठा अटैक किया है। 3rd में क्या है कि टीपू सुल्तान अब चाहते हैं कि अब क्योंकि हम थोड़ा स्ट्रेंथ हो गया है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया है, हमने कंसोलिडेट कर लिया पावर को, तो वो चाह रहे थे कि हमारे इसमें पैसा भी आए, थोड़ा पैसा आएगा तो और हथियार बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो स्पाइस ट्रेड पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे। तो स्पाइस ट्रेड से ब्रिटेन को निकालना चाह रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालना चाह रहे थे। तो ये लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में हुआ क्या कि जितने भी आपके हैदराबाद था, निज़ाम, मराठा, ये जब लड़ाई छिड़ी ब्रिटेन और मैसूर के बीच में, तो एक्चुअली ये लोग इंडियन थे, हैदराबाद और मराठा। इन लोगों को आना चाहिए टीपू के हेल्प में, लेकिन इन लोगों के मन में तो था कि टीपू का एरिया अपने अंदर में मिला लो। इनको अंग्रेज़ों से मतलब नहीं था कि अंग्रेज़ कब्ज़ा करें नहीं करें, बाहर के लोग आ जाएं, इनको उससे मतलब था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन दोनों की लड़ाई शुरू हुई, ये उस लड़ाई में हैदराबाद भी कूद गया, उस लड़ाई में मराठा भी कूद गया, और टीपू के साइड से नहीं, ब्रिटेन के साइड से कूद गया। इनको फ्रेंच का हेल्प आना था, फ्रेंच थोड़ा हेल्प करते थे, लेकिन फ्रांस में उस वक्त रिवॉल्यूशन के हालात थे। आप याद कीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पढ़ा है, तो यहाँ से हेल्प नहीं आ पाया। और ब्रिटेन था, निज़ाम था, मराठा था और ये कार्नेटिक्स थे, चारों तरफ से घेर लिया। और इस लड़ाई में आपका टीपू सुल्तान का बहुत ज़बरदस्त डिफीट हुआ है, और बहुत इतना डिफीट हुआ कि इसका जो रिज़ल्ट हुआ है उसके बाद जो बातचीत हुई है कि डिफीट के बाद हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ किंगडम जो है इनको देना पड़ा, जिसको इन तीनों ने मिलकर बांट लिया। ये इसका रिज़ल्ट हुआ इस लड़ाई का। स्पाइस ट्रेड को कब्ज़ा के लेकर लड़ाई थी। जो इंडियन रूलर्स थे वो ब्रिटेन के सपोर्ट में आ गए और सबने मिलकर हमला किया, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट बहुत बड़ा लॉस है। हाफ ऑफ से ज़्यादा किंगडम, इधर ईस्ट का पोर्शन, नॉर्थ का पोर्शन, नीचे का पोर्शन, मतलब आधे से ज़्यादा जो पोर्शन है वो टीपू सुल्तान को दे देना पड़ा, तब ये लड़ाई रुकी। तो इसमें आधे से ज़्यादा एरिया पे मैसूर पे इन लोगों का, उनके दुश्मनों का, एनिमीज़ का कब्ज़ा हो गया। तो अब इसमें हार नहीं माना। टीपू सुल्तान की सबसे ख़ास बात थी कि वो हार नहीं मानता था कभी, ही केप्ट ऑन वर्किंग।
तो अब चौथे की ज़रूरत क्या पड़ी, तो चौथा मैसूर वॉर आते हैं, फोर्थ में क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर, ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है और ये लड़ाई है स्पेशल पर्पस से लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया। उससे पहले उसमें जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जो थर्ड वाले में, फोर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया कि आप जाइए, और सेम एक ही मकसद से भेजा गया, यू हैव टू गो एंड फिनिश टीपू सुल्तान, ख़त्म करना है उसको, ख़त्म करो मैसूर को, कब्ज़ा करो, तुमको जो करना है करो, डू वॉट एवर यू कैन डू, बट यू हैव टू फिनिश टीपू। इसी काम के लिए, सिंगल काम के लिए इस आदमी को भेजा गया था। तो इस आदमी ने पहले मराठा से बात किया, हैदराबाद से बात किया, नीचे के स्टेट से बात किया, सबको मिलाया और मिलाकर हमला कर दिया, अटैक्ड। ये अटैक था ब्रिटेन का, अटैक किया, कोऑर्डिनेटेड अटैक था, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाया, महाराष्ट्र, हैदराबाद और नीचे के पोर्शन, सबसे बातचीत किया, इनके महल में कुछ लोगों को तैयार किया, गद्दारों को, और अल्टीमेटली अटैक किया। और श्रीरंगा जो पट्टनम है, श्रीरंगापट्टनम बोलते हैं, सेरिंगापट्टनम बोलते हैं, अलग अलग नाम है, इंग्लिश में कुछ और लिखते हैं, हिंदी में कुछ और लिखते हैं। तो वो उनका कैपिटल था। तो उसको बचाने के लिए टीपू सुल्तान खुद ही बैटल में उतरा और 1799 में टीपू सुल्तान को इन्होंने शहीद कर दिया, मार्टर्ड इन द बैटल फील्ड। इसका बहुत फेमस कोट था कि शेर की ज़िंदगी का एक लम्हा गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। वन डे इन अ लाइफ ऑफ अ लायन इज़ बेटर देन 100 years ऑफ वो गीदर्स लाइफ। समझ गए आप लोग। तो ये उसने कहा कि शेर की तरह एक दिन जीना ज़्यादा अच्छा है कि आप गिदड़ के लिए की तरह डर डर के आप जिए। ये जो लड़ाई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने किस बहाने से लड़ाई की, लॉर्ड वेलेस्ली आया और उसका आदमी आया और टीपू सुल्तान से बोला कि सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया, तो वही लड़ाई छिड़ गई थी। तो मराठा तो फाइनली एक्सेप्ट कर लिए लड़ाई के बाद, हारने के बाद। तो यहाँ भी वही हुआ, इनको मार दिया गया। मारने के बाद इनकी टेरिटरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। इनकी टेरिटरी चली गई कुछ मराठाओं के पास, कुछ चली गई हैदराबाद, और ज़्यादा पोर्शन पे कब्ज़ा हो गया ब्रिटेन का। उन्होंने अपने एक पपेट को वहाँ का रूलर बना दिया। जो राजा है वहाँ का राजा था, जिसका महल वगैरह भी है, वो एक्चुअली ही वॉज अ पपेट ऑफ ब्रिटिश। वो ब्रिटिश का पपेट था, पालतू था। ब्रिटेन ने जैसे उसको बोला वैसे उसने किया। तो ये आपको एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी है। तो 4 मैसूर वॉर है, एंग्लो मैसूर, फर्स्ट सेकंड, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट में हैदर अली थे, सेकंड में हैदर अली बीच में इंतकाल हो गया तो टीपू सुल्तान ने 4 संभाला। फर्स्ट सेकंड में मैसूर का अपर हैंड था, मैसूर ने ब्रिटेन को दबाया। थर्ड में स्पाइस ट्रेड के लेकर लड़ाई हुई थी और उसमें सब लोग आ गए ब्रिटेन के सपोर्ट में। टीपू सुल्तान को हारना पड़ा, बहुत मेजर लॉस हुआ, हाफ ऑफ द आपको टेरिटरी देना पड़ा। फोर्थ जो वॉर है उसमें आपको सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया स्पेशली टू फिनिश ऑफ टीपू सुल्तान। और उस लड़ाई में लॉर्ड वेलेस्ली ने पहले ही से बात किया, उसको जाकर ऑफ़र दिया कि आप सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन सब्सिडरी अलायंस का कंडीशंस क्या है वो आपको पता है, दैट आई हैव कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। वो सारा कंडीशन टीपू ने बोला कोई भी अच्छा रूलर होगा, सेल्फ रिस्पेक्टिंग रूलर होगा, वो मर जाना पसंद करेगा लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो टीपू सुल्तान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया उसको और बोला बैटल फील्ड में मिलेंगे। बैटल फील्ड में मिला और उसको वो शहीद हुआ। और जब शहीद हुआ, जब उसको मार्टर किया गया तो पूरे जश्न यहाँ से लेकर ब्रिटेन तक में जश्न मनाया गया था कि फाइनली, मतलब एक टीपू सुल्तान के मरने पे पूरे एम्पायर ने जश्न मनाया था कि अब कंट्रोल हमारा, अब इंडिया में पूरा कंट्रोल से, फुल पॉलिटिकल कंट्रोल से हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो दैट वाज एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में आते हैं एंग्लो मराठा वॉर। बाकी जो वॉर्स है वो शॉर्ट में मैंने बता दिया, उसका ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना भी नहीं है। एंग्लो मराठा वॉर्स जो है ये आपको स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे मराठा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और बाद में मराठाओं ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया। तो 3 वॉर का ये सीरीज़ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या रीज़न है, देखिए थोड़ा थोड़ा इंटरफेरेंस करते थे लोग। फर्स्ट में इन्होंने पेशवा जो था, वहाँ पे क्या था, पेशवा थे, जो एक्चुअली में जो रूलर होता था उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता था उसको पेशवा बोलते थे। एक्चुअली जो एक्चुअल रूलर्स जो थे वो पेशवा ही थे। तो पेशवा, मराठाओं में अपने में आपस में बहुत लड़ाई थी। तो पेशवा, जब एक पेशवा मर जाए तो उसके बाद कौन सा पेशवा होगा, कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं था, कौन बनेगा, बेटा ही बनेगा या कोई और बनेगा। तो ये सक्सेशन की लड़ाई थी कि हु विल बी द नेक्स्ट पेशवा। इसमें 2 ग्रुप था आपको
इस लड़ाई में आपको माधवराव का ग्रुप था, एक माधवराव सेकंड, और दूसरा ग्रुप था रघुनाथ राव। ये आपको जानना चाहिए। ये दोनों पेशवा के कैंडिडेट थे। ये चाहते थे कि मैं पेशवा बनूं, ये चाहता था कि मैं पेशवा बनूं। इसको जितने मराठा चीफ थे, नाना फडणवीस और ये लोग के साथ मिलकर ये लोग सब सपोर्ट कर रहे थे और इसको ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। तो ये लड़ाई छिड़ी थी। पेशवा, हु विल बी द नेक्स्ट पेशवा, इसके लिए लड़ाई छिड़ी थी। उसमें ब्रिटेन कैसे इन्वॉल्व हो गया, ये अपने इनके आपस की लड़ाई में ब्रिटेन यही काम ही करता था। ये इन्वॉल्व हो गया कि इसको सपोर्ट करने लगा, क्योंकि रघुनाथ राव अगर बनेगा तो ही विल बी अ पपेट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। जैसा ये बोलेगा वैसा ही ब्रिटिश ये रघुनाथ राव करेगा। तो ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिश के जो पार्टनर थे रघुनाथ राव और उसमें ब्रिटिश की फौज भी थी, ये लोग हार गए। लेकिन 2-3 जगह पे इन्होंने कब्जा कर लिया। जो आप देखेंगे 2 एरिया पे है, अहमदाबाद और ग्वालियर और अहमदनगर पे ये कब्जा हो गया है। लेकिन हार गए थे, ब्रिटिश हार गए थे। लड़ाई किस लिए थी, रीज़न क्या था, सक्सेशन के पेशवा कौन बनेगा, विल बी द नेक्स्ट पेशवा, ये लड़ाई थी। और इस लड़ाई में ये जो अलाइड फोर्सेस थी मराठा की, उन्होंने ब्रिटिश के जो सपोर्टर्स थे रघुनाथ राव और उसमें ब्रिटिश जो लड़ रहे थे उनको हरा दिया था। तो ये लड़ाई हुई पहली। और इसमें एक पीस ट्रीटी साइन हुई 1782 में, पीस जिसको बोलते हैं फेमस ट्रीटी है बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा, ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस लड़ाई में ये हुआ कि इस ट्रीटी में इसको मान लिया गया, माधवराव II को इन्होंने पेशवा मान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया और रघुनाथ राव के सपोर्ट से हाथ खींच लिया। तो ये पहली लड़ाई है एंग्लो मराठा, जिसमें मराठा जो हैं अप रहे हैं, ऊपर रहे हैं। रीज़न क्या था, सक्सेशन ऑफ पेशवा। ब्रिटेन चाहता था कि हमारा आदमी बने, मराठा जो चीफ्स थे वो चाहते थे कि कोई और बने। तो लास्ट में उसमें जीते ये लोग मराठा, और उनका जो पेशवा है उसको मानना पड़ा। और इन लोगों के बीच में एक ट्रीटी हुई, उसमें कुछ समझौता हो गया दोनों में कि ब्रिटेन ने वहाँ वादा कर दिया होगा हम आपको सपोर्ट कर देंगे किसी लड़ाई में, लेकिन वो करते नहीं थे, वो सिर्फ लड़ाते थे। अब सेकंड में आ गए हम। सेकंड फिर क्यों हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है ये इम्पॉर्टेंट वॉर है। ये आपका हुआ है 1803 से 1805 तक, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें आए थे आपको लॉर्ड वेलेस्ली, और इन्होंने मराठाओं को बोला कि यू हैव टू एक्सेप्ट दी सब्सिडरी अलायंस, आपको सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करना है। और ये वॉर हुआ, इसमें डिफीट हो गया। इन दिस वॉर कंडीशन था कि सब्सिडरी, पहला वाला था सक्सेशन ऑफ पेशवा, सेकंड था कि यू हैव टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। ये प्रपोजल दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। मराठा लोगों ने नहीं माना कि सब्सिडरी अलायंस को नहीं मानेंगे, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, वॉर हो गया, और इस वॉर में मराठा हार गए। मराठा हारे तो उनको सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। यहीं पे हम लोगों ने पढ़ा जो है कि दे एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, तो हारने के बाद उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, उन्होंने इस कंडीशंस को मान लिया। दैट वाज सेकंड। होलकर्स जो था एक ग्रुप, आपको एक ग्रुप जो था होलकर्स का, मराठा चीफ्स का, उन्होंने, उनसे भी लड़ाई हुई। उन्होंने वो लड़ाई कंक्लूड नहीं कर रही थी, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था उसका। तो बाद में समझौता हो गया होलकर्स और ब्रिटेन में अलग से। लॉर्ड वेलेस्ली को बोला कि वहाँ इंटरफेयर मत करो, तो होलकर्स को उसका एरिया जो इंदौर के एरिया के आसपास है, तो उसको बोला कि आप रूल कीजिए, तो वो रूल करने लगे। बाकी चीफ में, बाकी जितने मराठा का कंट्रोल का एरिया था उस पर सब्सिडरी अलायंस उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड लड़ाई कैसे हुई, थर्ड लड़ाई हुई है, थर्ड और फाइनल जो, जिसके बाद कब्जा हो गया पूरा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये पेशवा बाजीराव ने जो II थे, इन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा सब्सिडरी अलायंस में, तो ये कंटिन्यूसली प्लानिंग करते रहते थे कि किसी तरह से ब्रिटेन को हराया जाए। तो ये इनकी प्लानिंग थी। इन्होंने मराठा चीफ्स को दोबारा यूनाइट किया और ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान किया कि एक बार फाइनल लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उस लड़ाई में वही होना था कि हार गए, लॉस्ट, मराठा बुरी तरह से हार गए, डिपोज कर दिया गया पेशवा को। अभी तो सब्सिडरी अलायंस में कुछ अलाउ था, चलिए पेशवा वगैरह रहेंगे, कुछ पैसा वैसा, कुछ आपको टैक्स रिवेन्यू वगैरह जाएगा। अब तो डिपोज करके इन लोगों को भेज दिया गया। 2 जगह, बिट्ठूर
वहाँ पे डिपोज करके रख दिया गया। पूरे मराठा एरिया को एनेक्स कर लिया गया, जोड़कर मिला लिया गया ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में। तो ये इसका रिजल्ट हुआ थर्ड मराठा एम्पायर का। ये लड़ाई थी पेशवा बाजीराव की तरफ से स्टार्ट हुई थी। सेकेंड लड़ाई थी उधर से स्टार्ट हुई थी कि सब्सिडाइज एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज वी विल फाइट। तो ये 2 लड़ाई मेजर है। बाकी 6 की लड़ाई है, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन वो भी 2 लड़ाइयाँ हुई महाराजा रंजीत सिंह के बाद, तो उसमें भी हारे वो लोग, अल्टीमेटली 6 हार गए। तो विल कीप इट हियर। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लोग कमिंग 2 डेज़ में आई विल शेयर विद यू।